हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट 1 है, पेपर कोड है 30/6/1। इसके जो सेक्शन ए का जो एमसीक्यूज़ आता है वो सभी एमसीक्यूज़ के एक एक करके डिटेल में सबका सॉल्यूशन देखेंगे और जानेंगे कि करेक्ट आंसर्स क्या थे। ठीक है, बाकी नॉर्मली आंसर की तो अपलोड कर ही दिया गया था, लेकिन सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो सेट 1 पेपर कोड 30/6/1 है, इसके कुछ क्वेश्चन लगभग 12 या 13 क्वेश्चन सेट 2 पेपर कोड 30/6/1 में भी था। ठीक है, क्या था? सेट 2 पेपर कोड 30/6/2 में भी इसके 12-13 क्वेश्चन सेम थे, यानी दोनों सेट में 12-13 क्वेश्चन सेम थे। तो वहाँ से क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस सेट में जो क्वेश्चन 1 है, सेट 2 में ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो जो क्वेश्चन वहाँ से है उसको मैं इस वीडियो में मर्ज कर दूंगा और जो उस सेट में नहीं है उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन नंबर मैं बोलते रहूँगा, आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, इस सेट 1 में तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम थे। जो सेम नहीं थे इस सेट में उसका मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट 1 पेपर कोड 30/6/1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेट 2 में भी था, तो वहाँ से मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि 0.4 इज अ एन। ए या एन पूछा है, रैशनल है कि इरेशनल है। तो बहुत सारे बच्चे इसको रैशनल लगा के आए थे, उनके दिमाग में था कि 0.4 है तो ये 0.2 का स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.2 आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 0.2 के स्क्वायर का मतलब इसे 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा। और यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, 0.4। अब इसे अगर समझने का कोशिश करें तो 0.4 है, अगर फ्रैक्शन में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4/10। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 4/10 हो जाएगा। इसे कैंसल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब √2/5 क्या है आपका, इरेशनल है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से क्या 8 टू द पावर n का इंड डिजिट नहीं हो सकता है, मतलब जहाँ पे समाप्त ना हो। तो अगर देखिए 8 टू द पावर 1 की वैल्यू 8 होगा, अगर n मान ले n 2 ले तो 8 2 जा 8 टू द पावर 2 यानी 64 4 हो जाएगा। 8 टू द पावर 3 अगर n 3 ले तो 512, तो 4 भी आ जा रहा है लास्ट में, यूनिट डिजिट 2 भी आ गया आपका, 8 टू द पावर 4 4096 6 भी आ गया। तो ये ऑप्शन में 4 2 6 ये तो तीनों आ गया। क्या नहीं आ सकता, n की कुछ भी वैल्यू लेंगे कभी वो 0 पे समाप्त नहीं होगा 8 टू द पावर n के लिए। अब रीजन आप अगर जानना चाहें तो कोई भी नंबर 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, अगर उसका प्राइम फैक्टर में 2 × 5 ये 2 5 10, तो यहाँ पे कुछ भी हो इंटू 10 करेंगे तो यूनिट डिजिट किस पे समाप्त होगा, 0 पे। तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। इसलिए अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या था, सी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि आपका यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से किसका इक्वल और रियल रूट है। तो आप जानते हैं इक्वल और रियल रूट के कंडीशन में आपको d की वैल्यू 0 मिलना चाहिए, या x की वैल्यू सॉल्व करके 0 निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था ए ऑप्शन इसमें तीसरे का सही था। कैसे, x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x + 1। अब चूंकि a + b का होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे तो a² यानी x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1 और 2ab यानी 2 × x × 1 हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2x + 1। बीच में इक्वल है आपका, +1 यहाँ है +1 यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस का है 2x प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। तो x² इक्वल्स टू 0, इस तरह से हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0 मिला। या आप यहाँ से x² इक्वल्स टू 0 जो मिला आपका इक्वेशन, यहाँ से d निकालेंगे। d क्या होता है, d होता है b² - 4ac। ये वैल्यू भी आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 आ गया। जब d 0 आता है तो जो इक्वेशन के रूट होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, इसलिए तीसरे का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट था। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx +
2a/b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लिया गया है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस 2a/b। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कह रहा है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा इंटू मतलब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है c/a। तो अल्फा मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसल, c की वैल्यू 2a/ क्या है, b है, यहाँ पे लिखा गया है, और a की वैल्यू a है, तो a से a कैंसल आउट हो गया। 1 = 2/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अगर देखें, यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट E -3, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन लिख लिया गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y इक्वल मोड में b होता है, और जब पूछे कि y एक्सिस से डिस्टेंस x इक्वल मोड में a होता है, और ये आपका a होता है या b होता है, x, y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल मोड ऑफ b की वैल्यू, मतलब जो b की वैल्यू है -4 है, रख दिया गया, मोड से बाहर कुछ भी निकालते हैं पॉजिटिव आता है। अगर चेक करें तो ऑप्शन आपका जो b था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर फाइंड आउट करना था। आई होप आपने बिल्कुल करेक्ट करके आए हों। ट्राइंगल का एक क्वेश्चन है, और इसमें सिमिलैरिटी कंडीशन जो होती है थेल्स थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व करना था। ये ट्राइंगल दिया है ABC, PQXY, इसमें अलग से 2 लाइन दिए हुए हैं, और कंडीशन क्या कह रहा था, क्वेश्चन अगर मैं पढ़ दूं, इन द एडजॉइंट फिगर PQ पैरेलल XY पैरेलल BC। AP दे दिया है यहाँ पे, PQ पैरेलल XY पैरेलल BC, AP 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PX दिया है 1.5 सेंटीमीटर एंड BX दिया है 4 सेंटीमीटर, और साथ में कह रहा है इफ़ QI = 0.75 सेंटीमीटर देन EQ प्लस CY। क्या पूछा है आपको, EQ प्लस CY की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक नंबर के लिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, अब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, बिकॉज PQ पैरेलल XY पैरेलल BC। तो हम जब PQ पैरेलल XY पैरेलल BC यानी एक दूसरे के सारे पैरेलल हैं, तो हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला लिया गया है AP/AB और AQ बाई AC का रेशियो आपस में बराबर हो गया। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए AP हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। AB की बात करें तो AB, इसमें AP प्लस PX प्लस XB, यानी कि 2 + 1.5 + 4 सबको यहाँ लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू EQ/AC, ऐसे ही लिखा गया है। 2/2 + 1.5 + 4 ऐड करेंगे 4 2 6 और 1.5 यानी कि 7.5, 2/7.5 इज इक्वल टू EQ/AC। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2AC इक्वल टू होगा 7.5 AQ, और फिर 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे AC की वैल्यू आ जाएगा 3.75 EQ। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली एक कंडीशन हमें और लेना है, यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो फिर वही लिख सकते थे PQ पैरेलल XY पैरेलल BC। हम क्या ले रहे हैं इस बार, EP/PX। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे अगर, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं EP/PX इज इक्वल टू EQ/QY। ठीक है, ये 2 रेशियो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, EP/PX और EQ/QY। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा गया AP/PX इक्वल टू EQ/QY। AP की वैल्यू आप ऊपर से देख लें यहाँ से, तो क्या है आपका 2 है, और PX की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे लिखा गया 1.5। EQ की वैल्यू पता नहीं है, QI की वैल्यू 0.75 है, तो यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लिया गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, 1.5 EQ इक्वल टू 0.75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 1.50, मतलब 1.5 ही है, दोनों सेम है। कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सर कैसे काट दिए हैं। अब 1.5 पे इसके बाद 0 लगाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 1.5 से 1.5 कैंसल आउट करेंगे तो EQ क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर।
अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या था, ए सी इक्वस टू 3.75 इंटू ए क्यू, ए क्यू आपने यहाँ से 1 निकाला, यानी ए सी पूरा, ये यहाँ से ध्यान अगर दें तो ए से लेके सी तक की वैल्यू पूरा हमें कितना मिल गया 3.75। थोड़ा सा और है, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो ए सी 3.75 है, ए सी में 3 पार्ट था, ए क्यू प्लस क्यू वाई प्लस सी वाई इक्वस टू 3.5। ए क्यू हमने 1 निकाला था, क्यू वाई क्वेश्चन में दिया था 0.75, सी वाई यहाँ से मिल जाएगा, सी वाई हमें निकाल लेंगे इक्वस टू 3.75। तो सी वाई इक्वस टू 1 प्लस 0.755 करेंगे 0.75, तो प्लस उधर जाएगा माइनस, 3.75 माइनस 1.75, यानी सी वाई जब 3.75 में से 1.75 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में, ए क्यू प्लस सी वाई, तो ए क्यू 1 और सी वाई 2, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर था 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका जो क्या था, सी था। ऑप्शन क्या था इसमें, सी बिल्कुल करेक्ट था। गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दो ट्रायंगल जो आपस में क्या है, सिमिलर है, और साथ में ये भी कह रहा है कि एंगल ए 30 डिग्री है एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दो ट्रायंगल ऐसे ही रैंडमली बना लिया गया, एक ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पे अब ये मत कहना कि 90 डिग्री, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया ही नहीं। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता लिया गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल एक पी क्यू आर, क्योंकि दोनों सिमिलर है। दिया क्या था, एंगल ए 30 डिग्री, तो सिमिलरिटी की वजह से अगर एंगल ए 30 है तो एंगल पी भी आपका क्या हो जाएगा 30। फिर क्या दिया था, एंगल क्यू जब 90 डिग्री है तो इसके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही कंडीशन यूज करना था। आप चाहे इस ट्रायंगल में चाहे कि इस ट्रायंगल में जो बचा हुआ एक एंगल है फाइंड कर लीजिए। अगर इस तरीके से देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल सी क्या होगा, टोटल 180 में से 90 प्लस 30 120 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 60 डिग्री आ गया। क्या निकालना था, एंगल आर प्लस एंगल बी, एंगल आर आपका है 60 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री, तो 60 प्लस 90 डिग्री 150 डिग्री। कई बच्चे ऐसे पूछ रहे थे क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ऐसे ही साइमल्टेनियसली क्या किया जा रहा है, उसको टॉस किया जा रहा है दो कॉइन को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हैं। एटलीस्ट 1 हेड में मतलब कम से कम एक हेड हो, उससे अधिक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 कंडीशन है, हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड, यानी फेवरेबल आउटकम कितना आपका है 3 है। तो P एटलीस्ट 1 हेड, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 3/4। तो इस तरीके से अगर देखें तो ऑप्शन सी जो आपका था, ऑप्शन सी क्या था, ऑप्शन सी था 3/4 करेक्ट आंसर था। तो ऐसे आपको करना था। कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर PA एंड PB आर टेजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ AB इक्वल्स टू 3√2 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। आपके सर्कल का डायमीटर पूछा हुआ था, कई बच्चे 3 सेंटीमीटर लगा के चले आए हैं, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस इसमें फाइंड हुआ था। अभी देखते हैं कैसे। देखो ये सर्कल दिया हुआ है, आपका PA और PB टेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि A इसके इक्वल होगा। सिमिलरली आपका ये जो साइड होगा इस साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस तरह से आप देखोगे तो APB जो आपका है एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, अगर इसको चाहे तो बेस मान लीजिए, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एंगल P 90 डिग्री दिया है, AB है 3√2, ये जो आप AB कॉर्ड देख रहे हैं 3√2 है, हमने कंसीडर रैंडमली कर लिया APX है। अगर आप AP को, ये B जो है बेस है, ये बेस है, P परपेंडिकुलर बता रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर EPX है तो BP भी X होगा, क्यों, क्योंकि दोनों टेजेंट्स हैं और टेजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सेम
पॉइंट से ड्रॉ करें तो आपस में इक्वल होता है। इन ट्रायंगल ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका बेस भी एक्स है और परपेंडिकुलर भी एक्स है और हाइपोटेनियस 3√2 है। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसे 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में किए 9 और √2 का 2 में करेंगे 2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट किए 18, एक्स स्क्वायर इक्व टू बचा 9, मतलब 2 से 18 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम में, तो x इक्व टू √9 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3। तो जो आपका, अगर ध्यान दीजिए क्या निकला, AP। सिमिलरली इस कंडीशन में भी वही है, जब ये क्या बना मैंने पहले ही बताया, ये बन गया आपका, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एंगलों के ऐसे भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये जब टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो इससे ये क्लियर हो गया कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, और सिमिलरली आपका BP भी एक टेंजेंट है, तो ये भी क्लियर हो गया कि स्ट्रेट है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन को, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ही होता है ऐसा कंडीशन में। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, APBO एक हो गया स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए OA आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अच्छे से करके आए हों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कह रहा था फॉर अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन जो EP है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, तो ये गलत था। Q है डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इन 10 सेंटीमीटर, ये सही था। मतलब 13 का ऑप्शन B सही था। क्यों सही था, यहाँ पे आप नीचे रीजन देख सकते हैं। क्या है, देखिए आप कोई भी पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब वो डायमीटर पे क्या होगा, डायमीटर के एंड से होके जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 5 है, और यहाँ से, यानी कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन B था। यहाँ पे आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर TS इज अ टेंजेंट। TS आपका क्या है, TS एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सेंटर O है सर्कल का, जहाँ पे वो मतलब सर्कल की बात कर रहा है। द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर TS इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसपे TS टेंजेंट है। द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री इज। कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर दिए, इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आप समझ लीजिए। ये आपका सर्कल है, कह रहा है TS टेंजेंट है, तो जब TS टेंजेंट है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का। 3x डिग्री प्लस x डिग्री भी तब 90 होगा। तो TS टेंजेंट है OST 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया होगा। इसलिए 3x डिग्री प्लस x डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 90, क्योंकि 2x निकालना 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, इसलिए ऑप्शन B करेक्ट था। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कैसे था, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे करेक्ट था। ओके, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देख सकते हैं, कह रहा है इफ x इन ब्रैकेट 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको पूछा था x इज टू y का रेशियो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया गया x इन ब्रैकेट 2 tan 30 डिग्री, और आपका डिनोमिनेटर में जो है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट कर दिया गया। ये x है, चूंकि x इज टू वाई चाहिए तो y को नीचे भेज दिया गया, x बाई वाई, ये होता है बेसिकली x इज टू वाई ही होता है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको करना क्या है, tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देना। 1 प्लस 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर,
सिमिलरली 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो x बाई वाई इधर लिखना है आपको। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3, क्योंकि रूट से स्क्वायर समाप्त होता है। डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, इधर वैसे ही लिखते रहेंगे। 3 1 जा 3 1, 4/3 ऊपर आ गया यहाँ पे, और 3 1 जा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा 4/2। तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2/1। इसलिए x इज टू वाई, चूँकि क्वेश्चन में पूछा था, तो x इज टू वाई क्या आ गया आपका 2:1, जो कि ऑप्शन बात करें तो सी था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, 2:1। ओके, कह रहा अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। If the snake is 10√3 meter away from the base of the tree, then angle of depression of snake from the eye of peacock is। कह रहा था देखो एक ट्री था जिसका हाइट 10 मीटर था। क्या था, 10 मीटर था। अब इस हाइट पे ये जो पीकॉक यहाँ पे बैठा हुआ था, क्या बैठा था, पीकॉक यहाँ पे बैठा हुआ था, और यहाँ देख रहा था कि एक स्नेक आ रहा है, ठीक है, मूविंग करते हुए। और ये कह रहा है ट्री के बेस से 10√3 मीटर डिस्टेंस पे था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी पीकॉक उसको देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल, तो आप जानते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है पैरेलल वाले कंडीशन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। तो हमें देखो ये जब 90 डिग्री हो गया तो हाइपोटेनियस हो गया, थीटा ए है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 10 है और बेस 10√3 है। 10 से 10 कट गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। चूँकि लेफ्ट में tan थीटा है तो 1/√3 भी tan में ही लिखना है। ये किसकी वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए था। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या था, 30 डिग्री था। ओके, कह रहा है इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of remaining wood to the volume of cone hollowed out is। कह रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिलेंडर के शेप का कोई आपका क्या है, कोई सॉलिड है, वुडेन का, एक लकड़ी का कोई सिलेंडर के शेप का है सॉलिड। इसी में से मैक्सिमम हाइट का क्या काट दिया जा रहा है, एक कोन काट दिया जा रहा है। तो चाहे आप इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में काटिए, चाहे ऐसे काटिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो रेडियस आर होगा सिलेंडर का भी और कोन का भी मैक्सिमम हो सकता है, और मैक्सिमम हाइट जो इसका हाइट है सिलेंडर का वही हो सकता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो लेफ्ट वॉल्यूम यानी कि इसमें से वुडेन में से, सिलेंड्रिकल वुडेन में से जब ये निकाल दिया गया तो लेफ्ट क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम में से हम घटा लेंगे। तो πr² दोनों में कॉमन है, कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/3, 3 1 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 2, 2/3 πr²h, इतना वॉल्यूम बच गया। तो रेशियो पूछा था वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, यानी इस पूरे लकड़ी में से जब हम कोन निकाल ले रहे हैं काट के, तो वो और वॉल्यूम ऑफ कोन का पूछा हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड आपका है 2/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h। अब ये रख दिया गया πr² से πr², 3 से 3, तो ऊपर 2 बचा, नीचे 1, तो 2:1। इसलिए जो करेक्ट आंसर था इसका सी था, रेशियो क्या था 2:1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ। कह रहा है इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टली। आपको पहले मीन बताना है फिर मीडियन बताना है और उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। मीन और मीडियन निकालना है कंडीशन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा था, मोड दे दिया है 10 आपका, और कह रहा है सम ऑफ मीन एंड मीडियन आपका 25 दिया था। ये दो कंडीशन दिया था, ठीक है, आपको मीन और मीडियन निकालना था। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा किसी एक को हम एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया मीन क्या है आपका x है, मीन क्या है x है, तो मीडियन और मीन और मीडियन का सम 25 था, तो मीन x है तो मीडियन 25 माइनस क्या आ गया, x आ गया। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, आगे आप अगर ध्यान दें, एक फॉर्मूला होता है इन तीनों में रिलेशनशिप का,
मूड जो होता है मूड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मूड 10 रख दिया गया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 10 इज इक्वल टू 3, मीडियन क्या है 25 माइनस एक्स रख दिया गया, माइनस 2 मीन, मीन एक्स है। 10 इज इक्वल टू 25 का 3 में हुआ 75 और 3 का एक्स में हुआ 3x, माइनस 2x पहले से है। 10 प्लस है 75 इधर आया माइनस 75 हो गया, माइनस 3x माइनस 2 आपका क्या हो गया माइनस 5x। ठीक है, तो 10 और माइनस 75 यहाँ पे माइनस 75 और प्लस का 10 यानी माइनस 65, तो माइनस से माइनस आपका कट गया और 5 से डिवाइड किए तो 13। तो x क्या माने थे मीन, तो x कितना आ गया 13। तो मीडियन है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 करेंगे 12, इसलिए इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट था, 13 एंड 12। मीन आपका क्या था 13 और मीडियन क्या था 12। आई होप आपने सही टिक करके आए हों इसको। If the maximum number of student has obtained 52 marks out of 80 then, तो C बिल्कुल करेक्ट है इसमें। 52 इज द मोड ऑफ द डेटा, यहाँ पे मीन बोला है, यहाँ पे मीडियन बोला है, रेंज यहाँ पे बोला है। C सही है क्योंकि किसी भी डेटा में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी नंबर की होती है उसे क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं, तो इसलिए 18 का C बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x इक्वेशंस बोला है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज़। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन ए पूछा है, बी पूछा है 2 सॉल्यूशन, सी पूछा है नो सॉल्यूशन, डी कह रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो चेक करते हैं, देखिए इक्वेशंस आपके थे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस उधर जाएगा माइनस, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया माइनस का 1/2, और दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 3y माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का 5, y इक्वल टू 5/3। इस तरह से हम देख रहे हैं एक्स वाई के पर्टिकुलर एक वैल्यू मिल रहा है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे x की दूसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, और यहाँ पे y की कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है जो इसको सेटिस्फाइड करे। आप सोच रहे होंगे हम रेशियो निकाल के चेक करें, तो रेशियो इसलिए पॉसिबल नहीं, देखिए यहाँ a1 तो है, a1 2 है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे a2 की वैल्यू 0 है, तो 2/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर दूसरा देखिए, यहाँ पे आपका b1 0 है, यहाँ पे b2 है कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे इजीली आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है, इसी कंडीशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, इफ साइन B इक्वल्स टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक B। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, कह रहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ABC की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि A पे 90 डिग्री है, A पे कितने डिग्री का है 90 डिग्री, तो A यहाँ होना चाहिए, B और C कहीं भी आप ले सकते थे। साथ में आपका दे रखा था साइन B इक्वल्स टू 1/4, तो साइन B यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और चूंकि B का है मतलब एंगल इसको मान लेते हैं B को, तो इसके सामने आपका क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, जो बचा हो क्या आपका हो गया बेस हो गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो बेस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बेस इक्वल्स टू √h² माइनस का p²। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा h आपका हाइपोटेनियस 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और 16 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे √50, चूँकि स्क्वायर रूट इसका निकलेगा नहीं तो बेस आ गया। हमें क्या निकालना था सेक b, सेक b होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस आपका 4 है और बेस √15 है, तो ये हो जाएगा 4/√15 जो कि ऑप्शन आपका डी था। ठीक है, तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पूरा डायरेक्शन दिया है, आप इसको पढ़े होंगे फिर आगे किए होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है असर्शन ए जो आपका दिया हुआ है फॉर 2 प्राइम नंबर्स x एंड y, x इज
कह रहा है कि x जो है y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए। x इज लेस देन y, HCF ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एंड LCM ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई। ये फॉल्स है। कैसे, देखो अगर हम दो प्राइम नंबर x ले लें 2 और y3 जो कि एक्स वाई से छोटा हो गया, तो LCM ऑफ एक्स वाई इसका प्रोडक्ट होता है 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। और HCF क्या है, HCF ऑफ 2 and 3 ये 1 होगा। प्राइम जो भी नंबर्स होते हैं उसका जो HCF होता है 1 आता है, और ये बोल रहा है x है, तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। ज़्यादा इसको कन्फ्यूजन है नहीं समझने में। दूसरा जो रीजन है, कह रहा है कि HCF जो होता है LCM से ग्रेट आर इक्वल टू होता है, यानी इसे मैं पढ़ दूँ HCF ऑफ x, y इज लेस आर इक्वल टू LCM ऑफ एक्स वाई, वेयर x एंड y आर एनी टू नेचुरल नंबर। तो HCF जो होता है हमेशा LCM से छोटा होता है, ये बात सही है। बराबर भले से ना हो लेकिन छोटा होता है, तो रीजन को ट्रू मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका करेक्ट था कि आपका जो assertion ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20 अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, ये जो है ये डाई मतलब एक डाई की बात हो रही है, एक डाई जो थ्रो की जा रही है। इवन एक इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से कम नंबर की बात हो रही है। और E2 जो है आपका गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अभी यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि 3 से एक छोटा मिल रहा है इवन, 3 से बड़ा, 3 को तो गायब ही कर दे रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 और E2 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट? तो इसका कम्प्लीमेंट्री तो नहीं हुआ, क्योंकि 3 तो छूट ही जा रहा है। कम्प्लीमेंट्री तो ये हो गया कि 1 to 6 पूरा मिल जाता, तो इसलिए एसर्शन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा कह रहा है इफ़ 2 इवेंट्स E एंड F आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन PE प्लस PF। आपको पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो सम होता है 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो आई होप सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्यों और कैसे कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही आपको जो अदर सेक्शंस हैं B, C, D एंड E सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएंगे। थैंक यू।